VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। रीवा एवं शहडोल संभाग के पहले वायरोलॉजी रिसर्च एवं डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में कोरोना संक्रमण की जांच शुरू हो चुकी है। प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर स्थापित इस लैब का निरीक्षण किया। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीवा में भी अब कोरोना वायरस की जांच होने लगी है। आज पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के द्वारा बकायदा संजय गांधी अस्पताल में स्थित वायरोलॉजी लैब का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अस्पताल का प्रशासनिक अमला एवं डॉक्टर्स स्टाफ भी पूर्व मंत्री के साथ मौजूद थे। इसके अलावा रीवा विधायक ने यह भी आश्वस्त किया कि अभी तक जितने भी सैंपलों की जांच हुई है सब नेगेटिव आई है, उनमें से एक भी केस पॉजिटिव नहीं मिला है। गत दिनों डॉक्टर राजेश सिंघल के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के कुछ सैंपल नेगेटिव आए हैं। शेष सैंपल्स की रिपोर्ट भी आज रात तक आ जाएगी। राजेंद्र शुक्ला ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा है कि रीवा कोरोना संक्रमण से मुक्त था और आगे आने वाले समय में भी ग्रीन जोन में ही रहेगा तथा शहर व जिले वासियों से अफवाह से बचने की सलाह दी है। लगाई गई है, इसमें अभी तक 153 टेस्ट हो चुके हैं और कल 60 टेस्ट हुए। इसका मतलब कि 80 टेस्ट तक करने की क्षमता प्रतिदिन इस मशीन की है। और कल जो टेस्ट हुए हैं वो सारे नेगेटिव आए हैं। उसमें कुछ लोग डॉक्टर सिंघल जी के संपर्क वाले भी थे और ये मन में शंका थी कि कहीं उनके संपर्क में आने से उनको कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन वो सारे लोगों की खुशी की बात है कि वो सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं। और 30 और सैंपल जो आ गए हैं उसकी रात को 9 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी और हम लोग उम्मीद करते हैं कि शुरू के 6 टेस्ट जब नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव ही रहेंगे और रीवा अभी कोरोना से जो बचा रहा है आगे बचा रहेगा। सर ज़रूरी है कि 14 दिन बाद एक बार फिर से इनके चेकअप किए जाएं जिससे डेवलप जो वायरस है। हाँ, तो ये डीन साहब बता रहे हैं, डॉक्टर जयवार साहब, कि जो इसके 7 दिन के बाद रिपीट टेस्ट होगा और उनको पर लगातार ये रहेगा कि वायरस क्वारंटाइन में रहेंगे। सर मिसेस सिंघल का क्या रिपोर्ट है अभी तक? उनकी रिपोर्ट अभी जानकारी नहीं मिली, शाम तक सब जानकारी आ जाएगी मुझे लग रहा है। कोरोना वायरस जिस तरह से अपने पैर पसार रहा है, हर किसी को चिंता होने लगी है, लेकिन समाजसेवी इस विषम परिस्थिति में भी अपना कर्तव्य नहीं भूल रहे हैं। इसी क्रम में सामाजिक कार्यकर्ता विजेंद्र गौतम के द्वारा रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से जिले के किताब विक्रेताओं, स्कूल संचालकों द्वारा अभिभावकों के साथ ही भवन मालिकों द्वारा छोटे नवीन स्कूल संचालकों को बचाए जाने हेतु निर्देश एवं आदेश जारी करने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता ने अपने 10 सूत्रीय ज्ञापन में सीबीएसई कोर्स की किताबों पर 20% की छूट एवं स्कूल में नए ड्रेसेस न लगाए जाने के साथ विद्यार्थियों के हित में कई मांग की है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि किराए के भवन में चलने वाले स्कूल संचालकों को भवन मालिकों के द्वारा राहत दिलाई जाए। इन मांगों समेत समाजसेवी कार्यकर्ता ने यह भी मांग की है कि स्कूल टीचर बच्चों को वही पढ़ाएं जो आसानी से बच्चे स्वयं समझ सकें। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं, तो उन्हें बाद में कवर करने की योजना बनाई जाए। आज आप कलेक्ट्रेट किस विषय को लेकर आए हुए थे? देखिए, पिछले 2 दिनों से स्कूलों की किताबों की बिक्री को लेकर के किताब विक्रेताएँ जो हैं उनको छूट मिली हुई है कि अपनी किताबें बेच सकते हैं। लेकिन जिस तरह विगत वर्षों में भी होता रहा है कि किताब विक्रेता अपनी मनमानी करते रहे हैं, इसी तरह अभी भी कुछ जो बड़े किताबों के विक्रेता हैं उनके द्वारा बच्चों के जो किताबों का सेट है उसे लेने का दबाव बना रहे हैं। जबकि कई जो छात्र हैं उनके पास कुछ किताबें पहले से रहती हैं तो वे 1 या 2 किताबों से अपना काम चलाते हैं। पिछले वर्ष भी जब इस तरह की शिकायतें आई थी तो मैंने उस समय के वर्तमान कलेक्टर श्रीवास्तव जी को इसका ध्यान कराया था। उसके बाद उन्होंने 48 घंटे के अंदर ही आदेश जारी करके धारा 144 लगा के छापेमारी की कार्रवाई की थी। मैं चाहता हूं कि इस वर्ष भी इसी तरह का कुछ प्रयास और कार्रवाई शासन के द्वारा हो। साथ ही उन किताब विक्रेताओं के ऊपर निर्देश जारी हो, लगाम लगे कि वो किसी भी तरह से अभिभावकों को परेशान न करें, गैर जरूरी चीज़ों के विक्रय करने का दबाव न बनाएं। साथ ही जितनी ज़रूरत उनको किताब या कॉपी की है उतनी ही दें। कई ऐसे अभिभावकों का कल मेरे पास मैसेज आया और फ़ोन के माध्यम से शिकायत आई कि
कुछ अभिभावकों ने बताया कि उनके द्वारा ऐसा हुआ है कि कुछ किताबें मिस कर दी जाती हैं और बाद में जब वो किताब विक्रेता 1 या 2 किताब लेने के लिए जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं अमर्यादित शब्द से बातचीत की जाती है। तो इस तरह का कहीं ना कहीं जो समाज में हो रहा है उसे रोकने के लिए ज़रूरी है कि इस लॉकडाउन के समय में किसी भी तरह से छात्रों और अभिभावकों को परेशान न किया जाए। स्कूल संचालकों को भी निर्देश जारी हों कि आगामी 3 महीने तक किसी भी तरीके से किताबों के लिए दबाव न बनाए और ना ही आगामी 6 से 7 महीने तक किसी भी तरह के ड्रेस का बदलाव हो, ना ही ड्रेस के लिए कहा जाए और नए सत्र में किसी भी तरह का ड्रेस बदलाव न हो। यदि मेरी मुलाकात कलेक्टर महोदय से होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं उन्हें व्हाट्सएप, ट्विटर और मेल के माध्यम से सूचित करूँगा। यदि उसका वो संज्ञान ले लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर और कोई प्रयास किए जाएंगे। तराई अंचल के थाना डबौरा अंतर्गत ग्राम मगडौर के निवासी संगीता देवी कोल पति अरुण कुमार कोल ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे 6 वर्षीय बच्चे के हत्यारों को पुलिस बचाने का प्रयास कर रही है। मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक रीवा को लिखित शिकायत करने के बाद भी पुलिस संदिग्ध आरोपियों को पकड़ने में आनाकानी कर रही है। आरोपियों के बजाय फरियादी को ही डांट फटकार लगाकर डराने धमकाने के साथ साथ थाना चौखट से भगाने में तनिक भी हिचक पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। मेरी आवाज को दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और मेरे द्वारा दिए गए आवेदन को दरकिनार कर झूठा कहने का आरोप पुलिस द्वारा मुझ पर ही लगाया जा रहा है और यह आरोप है मृत बेटे के पिता अरुण कुमार कोल का। शिकायतकर्ता ने आरोपियों का नाम आवेदन में दर्ज कर शिकायत की, फिर भी पुलिस के द्वारा आरोपियों से पूछताछ तक नहीं की जा रही है। फरियादी ने पुलिस अधीक्षक रीवा को दिए आवेदन पत्र पर लिखा है कि 6 मार्च 2020 को शाम 5:30 बजे के आसपास मृतक बालक दुर्गेश कोल खेलने के लिए घर से बाहर निकला था। वापस न आने पर कुछ देर बाद उसको ढूंढने के लिए आस पड़ोस में पूछताछ की गई, साथ ही कई पड़ोसी भी खोजने लग गए। बच्चे के न मिलने पर डबौरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। खोजने के दौरान चिंता देवी के घर में एक कमरा बंद मिला था, जिसे कई लोगों के कहने के बाद भी चिंता देवी ने नहीं खोला और यह कहा कि बहुत पहले से ही यह कमरा बंद है। अगले दिन 7 मार्च को सुबह आरोपी राजू कोल द्वारा पास के ही पत्थर की खदान में मेरे बालक की लाश निकाली गई। जांच के लिए पुलिस द्वारा खोजी कुत्ता मंगाया गया, जो लाश को सूंघने के बाद चिंता देवी के उस कमरे में भी गया जहां से चिंता देवी के साड़ी के टुकड़े मिले, जिसके टुकड़ों का इस्तेमाल मृतक बालक के हाथ बांधने एवं मुंह में ठूसने के लिए किया गया था। पीड़ित परिवार डबौरा थाना प्रभारी के विवेचना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए यह भी लिखा कि अकेले राजू कोल बालक की हत्या नहीं कर सकता था बिना उसकी मां चिंता देवी के मदद के। इसके बाद भी थाना प्रभारी साजिशन चिंता देवी को बचाने की नियत से गांव से ले जाते समय रास्ते में ही गाड़ी से उतार दिया और आज तक उसे इस हत्या का अभियुक्त नहीं बनाया गया है, जबकि इस हत्या की साजिश में चिंता देवी का पति काशी प्रसाद कोल भी शामिल है। फरियादी परिवार द्वारा 7 मार्च से डबौरा थाना प्रभारी द्वारा किए जा रहे विवेचना एवं व्यवहार से आहत होकर 13 मार्च को पुलिस अधीक्षक रीवा से फरियाद की गई। 3 पेजों के आवेदन पत्र द्वारा अपनी फरियाद की गई। उसके बावजूद भी थाना प्रभारी के बर्ताव पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ और न ही फरियादियों द्वारा आरोपित को की गई महिला को आरोपी बनाया गया। इससे पीड़ित परिवार एवं ग्रामवासियों के कथनों पर अगर गौर किया जाए तो थाना प्रभारी की कार्यशैली संदेह के घेरे में आती है। अगर उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तो पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकता है एवं अपराधियों की संख्या भी बढ़ सकती है। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। अब सुबह जाना साहब कि जब मतलब वही लड़का जो मारा था वही लेके आया, तब हमें जानकारी मिली कि मतलब कि कागज में मर गया। हमारी लहास खदान में मिली साहब। पुलिस को फिर सूचना दी? पुलिस को सूचना दी, पुलिस यहाँ आई, ले गई उसको राजू को। कितने बजे आई पुलिस यहाँ पे? 8 बजे के लगभग। यहाँ से उनको लेके कितने बजे? ऐसे 9 बजे ले गई। आपको कब मालूम हुआ कि मतलब वही आरोपी है? शाम को मालूम पड़ा सर। मतलब यहीं कुछ लोग मारे थे, शंका किए थे कि मतलब ये राजू छोड़ कोई नहीं मारा है, उसको माँ भी गला। फिर वो कब साड़ी ओड़ी सब मिली उसकी माँ के, तो शंका हम लोग भी हो रही है कि माँ बेटे दोनों साथ में माँ। कोरोना वायरस से बचने के लिए जहां दुनिया भर में लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं और वैज्ञानिक इसकी दवा की खोज करने में लगे हुए हैं, वहीं कुछ लोग धार्मिक अनुष्ठान कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं।
कि इस महामारी से बचा जा सके। लिहाजा सतना शहर में भी रविवार को वैश्य समाज द्वारा हवन का आयोजन किया गया। यह सतना के अमर छाया रसोई का नज़ारा है, जहां वैश्य समाज द्वारा पिछले 1 महीने से भोजन तैयार कर गरीबों को वितरित किया जा रहा है। वहीं परशुराम जयंती के अवसर पर पूजा अर्चना की गई। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि वैश्य समाज के लोग भगवान परशुराम की आरती कर रहे हैं। साथ ही हवन का आयोजन भी किया गया और ईश्वर से प्रार्थना की गई कि इस कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से सतनावासियों समेत पूरे देश के लोगों को निजात मिल सके। इस हवन कार्यक्रम में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पर्यावरण की शुद्धि के लिए हवन किया। हवन का उद्देश्य तो मुख्य है कि कोरोना को भगाया जाए। हवन से जो धुआं निकले, जो उससे तत्व निकला, उससे वातावरण शुद्ध हुआ। और मुख्य आज अक्षय तृतीया है, परशुराम जी की जयंती है, इसलिए भी हवन कराया गया है। वैश्य महासम्मेलन द्वारा जो रसोई का संचालन किया जा रहा है, ये बड़ा सराहनीय कार्य है। इससे गरीबों को निर्धनों को भोजन दिया जाता है। ये बड़ा अच्छा कार्य है। और हवन तो प्रदूषण मुक्त हो, हमारा कोरोना नष्ट हो जाए, हम सब लोग स्वस्थ हो जाएं, जनता सुखी हो जाए, यह उद्देश्य हम लोगों का है। स्वामी धरणीधराचार्य, बड़ा स्थान हवन। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए वैसे तो सरकारें और तमाम समाजसेवी संस्थाओं द्वारा लगातार मदद की जा रही है, लेकिन सतना में मासूम समृद्धि पांडे ने अपने जन्मदिन के अवसर पर कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए अपना गुल्लक एसडीएम को सुपुर्द कर दिया। उसमें से 2710 रुपए निकले। प्रशासन ने उक्त राशि को रेड क्रॉस के कोष में जमा कर दिया। मासूम समृद्धि का कहना है कि उसने टीवी में देखा कि बहुत से लोग कोरोना के कारण परेशान हैं, जिन्हें मदद की ज़रूरत है। लिहाजा उसने भी निर्णय लिया कि वह अपने जन्मदिन के अवसर पर अपना पिगी बैंक प्रशासन को सौंप देगी। आज समृद्धि का जन्मदिन है। इस अवसर पर अपने पिता के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उसने अपना गुल्लक एसडीएम को सौंप दिया। ये समृद्धि पांडे नाम की लड़की है, जो इसका आज जन्मदिन है और इसने अपने गुल्लक में जमा किया हुआ 2710 रुपये कोरोना पीड़ितों के मदद के लिए दिया है। इसकी सोच और जो इसका मन में पीड़ित लोगों के लिए जो है भावना है, वो लोगों को अनुकरणीय है और इससे सारे लोगों को सीख लेना चाहिए कि इस वैश्विक महामारी के समय में एक छोटी बच्ची की ये सोच है, तो हम लोगों को भी या सारे लोगों को खुल के इस तरह इस भावना से सीख लेते हुए खुल के आना चाहिए और रेड क्रॉस सोसाइटी या सीएम रिलीफ फंड या प्रधानमंत्री केयर फंड में दान देना चाहिए, जिससे कि कोरोना पीड़ितों को मदद हो सके। जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत अमड़ी खुटान मर्दारी में आंधी तूफान पानी ओले के साथ बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि चारों लोग लॉकडाउन होने के कारण अभी तक अपने घर में रहे। रविवार की सुबह 8 बजे ठेकेदार अतुल सिंह के फोन पर उन्हें काम पर आने के लिए कहा गया। जानकारी के अनुसार उक्त मजदूर 250 रुपए की रोजी में कार्य करते थे, जो खंभों में चढ़ना, विद्युत मेंटेनेंस करते थे, लेकिन कथित व्यक्तियों को सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं दिए गए थे, जिससे ठेकेदार की लापरवाही सामने आई और आकाशीय बिजली के कारण उनकी मौत हो गई। बांधवगढ़ विधानसभा के विधायक शिवनारायण सिंह द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना द्वारा अतिवृष्टि सहायता राशि 5000 मृतक के परिजनों को उनके घर पहुंचकर दी गई और ग्राम पंचायत उजान के 4 युवकों की मर्दारी ग्राम के पास आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो गई थी। उनको विधायक स्वेच्छानुदान मद से भी सभी मृतकों व घायलों के परिजनों को 5000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई। विधायक व पंचायत विभाग के सभी पदाधिकारी द्वारा शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी गई व कठिन दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया रखा। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa।